अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है यार बच्चों, ठीक हो? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको एक्सप्लेन करेंगे खान साहब। सर हमने कल पढ़ा था कि इनकम स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, इसमें हमने सेल्स पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? सेल्स हम ऐसे कैलकुलेट करके जितने हम साल में सेल करेंगे उतनी वो हम इनकम स्टेटमेंट पे सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे, और जितना वो कॉस्ट ऑफ सेल है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो उसमें रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस ऐड करेंगे, और जो परचेज रिटर्न हुआ है उसको नेट करेंगे उससे, और बाकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो उससे माइनस करेंगे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर हम अदर एक्सपेंसेस अदर इनकम ऐड करेंगे, उसमें कोई डिविडेंड इनकम हो या कोई अदर इनकम हो या इंटरेस्ट इनकम हो उसमें ऐड करेंगे, और फिर अदर एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, ठीक है। बॉय कल हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट को फर्दर हमने डिस्कस किया था कि इसमें हमने जो एक्सपेंसेस और इनकम है वो फर्दर कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, बोलो कौन कौन सी हो सकती हैं। उसकी वजह से हमने जो डिस्कस किया, इसमें इंटरेस्ट इनकम है, रेंटल इनकम हो सकती है, फिर उसके बाद डिविडेंड हो सकता है, उसके बाद एक्सपेंसेस में आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो कंज्यूम्ड एक्सपेंस होगा वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगा, हाँ, अदरवाइज वो हमारा एसेट होगा। ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, फर्दर स्टेशनरी वगैरह एक्सपेंसेस हमारे कहलाएंगे, और इसके साथ जो हमने पूरे साल में हमारी सेल्स होंगी वो हमारा रेवेन्यू होगा, और इसको हमने मैचिंग प्रिंसिपल के तहत वो जो प्लस क्लोजिंग होता है हमारा जो हमारा बचेगा वो हमारा एसेट होगा, नेक्स्ट ईयर का हमारा वो ओपनिंग होगा। उसी में से हमने जो सेल्स होंगी ना रेवेन्यू, उसमें से हमने लेस उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स की सोल्ड की हमने लेस करनी है, तो वो हमारा आएगा जीपी, तो उसमें हमने फर्दर इनकम ऐड करनी है, और उसमें से एक्सपेंसेस जो हमारे फर्दर होंगे वो डिक्रीज करके वो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। फिर उसको हमने इक्विटी चेंजेस इन इक्विटी उसको बुलाएंगे, उधर जाएंगे, तो वहाँ पर जैसे ओपनिंग होता है उसका चेंजेस इन इक्विटी का, उसके बाद फर्दर उसमें कैपिटल ऐड करेंगे, और जो ड्राइंग्स होंगी वो लेस हो जाएंगी, तो उसमें से हमारा क्लोजिंग आ जाएगा। बस ठीक है बच्चे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट, पहले हम बिजनेस का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, और फिर आधा ईयर एंडिंग, उसके बाद सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद एड अदर इनकम, और प्लस करेंगे हम अदर एक्सपेंसेस। अदर इनकम में दो अदर इनकम बताओ मुझे। रेंटल इनकम, हाँ, इंटरेस्ट इनकम, शाबाश, ठीक है बच्चे। सर फॉर्मेट पढ़ा था, बिजनेस नेम इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा नेट सेल्स रेवेन्यू या टर्नओवर होगा उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक के अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, उसके अंदर अदर इनकम ऐड कर देंगे और अदर एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, फिर हमारा नेट प्रॉफिट निकल आएगा। और इसके अलावा आपने पढ़ाया था कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, वो हमारा वो बचा हुआ एसेट होगा जो भी हमने कंज्यूम नहीं किया, वो हमारे बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इनकम स्टेटमेंट में फॉलो हो रहा होता है थ्रू आउट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट। स्टेशनरी एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा? सर स्टेशनरी एक्सपेंस में ओपनिंग स्टेशनरी के अंदर जो है हम परचेजेस ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टेशनरी। परचेजेस आप कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाओगे या स्टेशनरी एक्सपेंस में लेके जाओगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो फिर इधर क्या कर रही हैं स्टेशनरी एक्सपेंस में परचेजेस? सर ओपनिंग स्टेशनरी। ठीक है, फिर उसमें ऐड करेंगे मजीद स्टेशनरी जो ऐड। हाँ, स्टेशनरी जो परचेज की है वो माइनस वो ऐड करेंगे, माइनस
जो गुड्स की परचेजेज हैं जिनको आपने बेचने के लिए रखा हुआ है वो किधर जाएंगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। साहब कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला बताओ। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरी इनवर्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। शाबाश। कल मैंने ना इन्वेंट्री की डबल एंट्री पढ़ाई थी। यस सर। ऐसे ही है यस सर। मेरा भाई, क्या डबल एंट्री है? जब क्लोजिंग स्टॉक के लिए करते हैं तो इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करते हैं। पक्का? इन्वेंट्री किधर लेके जाएंगे? इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट करेंगे कहाँ पे? कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कंप्रिहेंसिव इनकम। शाबाश। बस यही पढ़ा था ना आज हम पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट पढ़ेंगे गाइस। आज पहला काम ये करेंगे, प्रॉपर वाला फॉर्मेट। ये पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम दोबारा क्वेश्चंस बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक्रूअल प्री पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों को कि एक्रूअल प्री पेमेंट की कितनी एडजस्टमेंट्स हमें आनी चाहिए जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे होंगे। इसको ये ना समझना कि एक छोटा सा बेसिक टॉपिक चल रहा है, आगे चल के एनपीओज़ का एक टॉपिक आना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें आपने यही पंगे लेने हैं। ये बात समझ लगी? और बीच बीच में भी ज़रूरत पड़ती रहेगी हमें, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ रहे होंगे ना, अल्टीमेटली मैंने पहले दिन भी बताया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अल्टीमेटली हमारी फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए ये हर दफ़ा देखा करेंगे अच्छा कि कौन सी चीज़ किधर जा रही है। तो उसके लिए ये फॉर्मेट्स हमें आना ज़रूरी है। करें स्टार्ट। ओके यार बच्चों, बिजनेस नेम सबसे पहले ऑब्वियसली, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, फिर एज एट ईयर एंड, आपका जो भी ईयर एंड है वो आ जाएगा। आगे करेंसी का साइन दे देंगे आप लोग, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप पहले 2 कॉलम्स बनाते थे, एक में टोटल छोटी छोटी चीज़ें लिख लेते हैं, उसका फिर टोटल आउटर कॉलम में आप बना सकते हैं, नहीं भी बनाओगे तो कोई मसला नहीं है। अब मेरे बच्चों सबसे पहले क्या क्या आता है बैलेंस शीट में? एसेट्स आते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहली जो हेडिंग देनी है ना, दैट इज़ फॉर एसेट्स। तो आपने एसेट्स की हेडिंग दे देनी है, दे दी एसेट्स की हेडिंग। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? एसेट्स की हेडिंग के बाद आपने एसेट्स 2 तरह के होते हैं, ये काम करना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले क्या होता है जी? नॉन करंट एसेट्स। डन। ऐसे एसेट जो 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा हमें देंगे उनको क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। जी सर, कौन से एसेट्स होते हैं ये? कौन से? जिनके बारे में हमें ये पता है कि हम इन्हें 1 साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे, 1 साल से ज़्यादा इनसे बेनिफिट लेंगे। मुझे बताएं कि इस कॉलेज में ये जो चेयर्स पड़ी हुई हैं, आपको क्या लग रहा है, ये करंट एसेट है, सिर्फ 1 साल तक फ़ायदा उठाएंगे, 1 साल से कम या 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे? 1 साल से ज़्यादा। क्या ये बात क्लियर है? मुझे बताएं, ये स्क्रीन लगी हुई है, 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे या 1 साल से कम? तो ये क्या है जी? नॉन करंट एसेट्स। तो ऐसे एसेट जिनसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनसे 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, उन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। करंट नहीं है, सिर्फ करंट ईयर में गेम नहीं है, अगले सालों में भी है। डन है? अब नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स हैं जी? सबसे पहले तो मैं वो लिखूंगा ना जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला एसेट है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये लें सर। इसके बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ना है IAS 16, बड़ा मेजर टॉपिक है। उसमें हम सीखेंगे कि यहाँ पे अल्टीमेटली वैल्यू क्या आया करेगी, अल्टीमेट वैल्यू क्या आया करेगी। तो ये आगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी से पता चल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है, प्लांट से पता चल रहा है प्लांट्स की बात हो रही है, प्लांट्स पौधे नहीं, प्लांट मशीनरी, तो इक्विपमेंट भी। तो सर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ पे आएंगे। डन। IAS 16 पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल पे मैं बात नहीं कर रहा। फिर इसके बाद एक और नॉन करंट एसेट्स का स्टैंडर्ड है हमारे पास, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस पे हमने पढ़ना है IAS 40, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40। सर प्रॉपर्टी तो ऊपर है, इधर क्या कर रही है?
अगर मैंने प्रॉपर्टी को ऊपर लिख दिया है तो ये इधर क्यों जी, इधर क्यों है? अगर ऊपर चल आ गई है तो दोबारा क्यों आई है? तो आंसर है डिफरेंट इंटेंशंस के साथ हमने प्रॉपर्टीज ली होती हैं। डिफरेंट इंटेंशंस के साथ हमने प्रॉपर्टीज ली होती हैं। सर कौन कौन सी इंटेंशंस के साथ ली होती हैं हमने प्रॉपर्टीज? पहली इंटेंशन क्या होती है हमारी कि हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं भाई, हम इसे यूज़ करेंगे, हमारे घर हमने यूज़ करना है भाई, घर बनाया यूज़ करना है। जहाँ पे हम बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे जो फैक्ट्री है, वो लैंड, वो बिल्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में। क्लियर है? एक शॉप मैंने ओपन करनी थी, मैंने कहा यार अपनी ख़रीद की ओपन करते हैं शॉप। तो वो जो शॉप हमने ख़रीदी है वो हमने यूज़ करनी है, वहाँ पे बैठ के हमने सेल का काम करना है। ये बात क्लियर है? हमने एक हेड ऑफिस बनाना था, लोग हमें चाहिए जो काम करते हैं अकाउंट्स का, डन। तो हमने एक ऑफिस बनाया, हमने वहाँ पे क्या ले ली है? प्रॉपर्टी। क्या ले ली है? प्रॉपर्टी। तो जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी ली, क्या ली? तो यूज़ के लिए ली। तो जो यूज़ वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इधर होती हैं, डन है। अच्छा, अब किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे थे, उसने कहा यार प्रॉपर्टी में लगा लो, बड़े पैसे बन जाते हैं, कुछ 4-5 साल में अच्छे खासे पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। तो एक बंदे ने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया और चुप करके बैठ गया। अब यहाँ पे पर्पज़ क्या है? यूज़ पर्पज़ है या पैसा कमाना है? इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है। पर्पज़ क्या है? इन्वेस्टमेंट। या किसी भाई के पास एक प्रॉपर्टी है जो उसने रेंट पे दे दी है, अब खुद यूज़ नहीं कर रहा, उस पर रेंटल इनकम कमा रहा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो कि रेंट कमाने के लिए या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी उसकी प्राइस बढ़ेगी ये फ़ायदा उठाने के लिए आपने लेके रखी हो ना, उन्हें कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़। क्या कहते हैं? चलें बताएं, यूज़ वाली क्या कहलाती हैं? और जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लगाई हों उन्हें यूज़ नहीं कर रहे होते, बस प्लॉट्स लेके रखे हुए हैं, छोड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं यार बच्चों के काम आएंगे, डन है। तो ये सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है। और ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, उनमें सीखेंगे हम कि इधर क्या वैल्यूज़ आनी है, डन है। लेकिन अभी भी पता होना चाहिए कि भाईजान बैलेंस शीट में आनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। फिर सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आ गई। अब देखो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर सब कुछ इधर है, जो जो यूज़ के लिए चीज़ें लिख पड़ी हुई है ना, अब मैं इनको लहदा नहीं लिख रहा। क्या ये बात क्लियर है? या लिख दूँ लहदा? बताएं। इसमें कवर्ड है जो चीज़ बिजनेस में यूज़ हो रही है और नॉन करंट एसेट्स हैं और आपको नज़र भी आ रही है, तो वो समझ लो वो इधर है, डन है। तो इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा। तो ये दो नॉन करंट एसेट्स हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, डन। एक मैं और लिखना चाहूँगा, दैट इज़ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। क्या लिख रहा हूँ मैं? अगर आपने किसी बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं तो वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स इधर आ जाएंगे। जो लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया हुआ है आपने, भाई ये भी 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट दे रहा होगा आपको, तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक। समटाइम्स आप शेयर्स में पैसे लगा देते हैं तो उन्हें कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट्स। शेयर्स में जो पैसे लगाए हैं, यार ये 2 जगह इन्वेस्टमेंट्स का वर्ड आ गया है, ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों में फ़र्क को बताएगा। ये कहाँ पे पैसा लगाया? प्रॉपर्टी में। ये कहाँ पे लगाया? शेयर्स में, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स की हैं आपने। तो ये सर मैं चाह रहा हूँ कि नॉन करंट एसेट्स आप लोगों को ये पता हो। चलें, एक एसेट्स होते हैं नॉन करंट जो 1 साल से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें फ़ायदा देंगे। कुछ क्या होते हैं जल्दी से बताएं? करंट एसेट्स। क्या होते हैं? बोल नहीं रहे। करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं। ये वो एसेट्स होते हैं जो हमें 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा देंगे या 1 साल से कम? 1 साल से कम। क्या बात क्लियर है? 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा देंगे, 1 साल से कम। चलें, कौन कौन से करंट एसेट्स होते हैं? दी सबसे पहला करंट एसेट्स क्या होता है? इन्वेंट्री। अब मुझे बताएं कि ये इन्वेंट्री जो है ये ओपनिंग इन्वेंट्री है या क्लोजिंग है? क्लोजिंग है। सर बैलेंस शीट में हर चीज़ का क्लोजिंग बैलेंस आता है क्योंकि ये एज एड बनती है, एज एड ईयर एंड पे बनती है। ये किसी एक दिन की के लिए बन रही होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बन रही होती है, किसी एक दिन को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, किसी एक दिन को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। यहाँ तक हम साथ हैं? ओके बच्चों, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आ गई जी। फिर उसके बाद सर इन्वेंट्री के बाद यहाँ पे आते हैं रिसीवेबल्स। क्या आते हैं? रिसीवेबल्स को और क्या बोलते हैं आप लोग? डेटर्स। ये रिसीवेबल्स आ गए, ट्रेड रिसीवेबल्स भी और इधर उधर के रिसीवेबल्स भी, डन है। फिर यहाँ पे एसेट्स आते हैं प्री पेमेंट्स।
क्या आते हैं, ज़रा जल्दी से बताएं। प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट्स या प्री पेड एक्सपेंसेस। क्या ये बात क्लियर है? प्री पेमेंट एक्सपेंसेस। सर ये क्या बात है सर? ये आज मैंने इस पे बात भी करनी है, हम ये एडजस्टमेंट सीखेंगे। इसके अलावा जी प्री पेमेंट्स के बाद सर कैश एंड बैंक, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है और जो कैश इन हैंड है, ये दोनों लें जी। ये कैश एंड बैंक आ गए, दो लाइंस भी बना सकते हैं, लें सर ये आ गए। यहाँ तक हम साथ हैं। अब आप लोगों के पास आ गए टोटल एसेट्स। आप इन सबको टोटल करके आउटर कॉलम में लाना चाहते हैं, ला लें, इधर ही करना है इधर कर लें ऐड, आपकी मर्ज़ी है, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं अगर ये करूँ, इसका टोटल इधर ले आऊँ, नॉन करेंट एसेट्स का टोटल आ गया, इसका इन सब का टोटल करूँ इधर ले आऊँ, तो जी सर आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स। और ये सारी की सारी चीज़ों के बैलेंस क्या होते हैं किसी ने नहीं सोचा। हालांकि मैं बताता रहा हूँ कि यार जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो आपने सोचना है कि इस चीज़ का बैलेंस क्या है, आप सोच ही नहीं रहे। ईमानदारी से बताओ, नहीं सोचा था ना कि डेबिट बैलेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? आदत नहीं है ना? नहीं, पता तो है लेकिन आदत नहीं है कि हम डेबिट की चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं ज़रा यूज़ करूँगा इस पूरी की पूरी सेंस को, तो ज़रा मेरे बच्चों ने गौर करना है कि हो क्या रहा है। चलें आगे। अब मुझे बताएं कि आपके पेजेस में इसी के नीचे आप लिखना शुरू करेंगे। अपना पेज ख़त्म हो गया तो हम आ रहे हैं इधर, डन है। अब मुझे बताएं इसके नीचे क्या आएगा, कोई बताएगा इसके नीचे क्या आएगा? जी सर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। दूसरी साइड पे क्या होती हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। लें सर, इसमें भी इसी तरह दो कॉलम्स बना लेते हैं। ये लें, इसमें सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली साइड है। ये मुझे बताएं ये क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड है? क्रेडिट है। इक्विटी के बैलेंसेस भी क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। और लायबिलिटीज़ के बैलेंस भी क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। डन है। अब इक्विटी में सबसे पहले इक्विटी आ जाएगी यार। मुझे बताएं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी आएगा या ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी? क्लोजिंग। अच्छा, अगर मैंने ओपनिंग इधर लिख दिया तो फिर मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। ओपनिंग लिखूंगा फिर उसमें क्या ऐड करूंगा? एक मिनट रुक जाओ, मेरा पुत्र मुझे बताएगा। अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग इक्विटी लिखूं तो उसमें क्या क्या ऐड लेस करूंगा कि वो क्लोजिंग इक्विटी बनेगी? शाबाश। फर्दर कैपिटल, शाबाश। लेस ड्राइंग्स। सर अगर आप और करो तो बच्चे ने मैंने पूछा ओपनिंग अगर गिवन हो तो क्लोजिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसने कहा जी ये तो चेंजेस इन इक्विटी में कैलकुलेट होती हैं। तो उसमें जो चीज़ें ऐड लेस हो रही थी ना उसने जल्दी से बता दी, और ये बिल्कुल ठीक बात है। शाबाश पुत्र। तो क्लोजिंग इक्विटी इधर आ जाएगी यार। क्या ये बात क्लियर है? एडजस्ट करके दिखाऊं या समझ आ गई? समझ आ गई। डन। बोलो बारी ओके। क्लोजिंग या ओपनिंग? ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्लोजिंग या ओपनिंग? ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लोजिंग या ओपनिंग? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, हर चीज़ ही क्लोजिंग है भाई। बैलेंस शीट ये इधर से नहीं पता चल रहा, ये इधर से पता चल रहा है। एज एट। समझ लग रही है? हम साथ साथ हैं? पक्का? कंफर्म? कोई टेंशन? आगे बढ़े। इक्विटी समझ लग गई है? ओके। इसमें आगे ना फर्दर चीज़ें आनी हैं, लेकिन मैं इसको ओपन नहीं कर रहा अभी तक, जब तक वो टॉपिक पढ़ नहीं लेते। ये बात समझ लगी? अब आ जाओ यार बच्चों, इक्विटी के बाद आगे क्या आना है जी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आनी है। चलें। और लायबिलिटीज़ भी कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। एक आने वाले 12 माह में पे होनी है और एक 12 माह के बाद पे होनी है। तो जो 12 माह के बाद पे होनी है उनको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म एक ही चीज़ है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, यहाँ तक साथ हैं? अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कौन सी हैं? जो एक माह के बाद पे होनी है, जो एक माह के बाद पे होनी है। तो सबसे पहली चीज़ होती है नॉर्मली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में लोन आते हैं। बताएं क्या आते हैं? लोन। कौन सा लोन? जो 12 माह, आने वाले 12 माह में पे होना है या 12 माह के बाद पे होना है? जो आने वाले 12 माह के, आने वाले 12 माह में नहीं पे होना? हो सकता है। वो यहाँ पे नहीं आएगा। वो कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे क्या आएगा? 12 माह के बाद जो पे होना है।
अब ये मज़े की बात ये है कि एक एडजस्टमेंट है जो कि FIR लेवल पे वो बंदा पूछता है, इसलिए मैं अब ज़रा इस पर फोकस करूँगा। आप देखेंगे कि आज हम इस पर बात भी करेंगे। हाँ जी, लॉन्ग टर्म लोन में इंस्टॉलमेंट्स भी तो होती हैं, तो बच्चे ने बड़ा अच्छी बात की। लेंदी भाई कह रहे हैं कि सर ज़रा समझा के ही जाएँ, ऐसे नहीं होता कि आप आगे बढ़ जाएँ। अच्छी अप्रोच है। ये लें यार, मैं यहाँ पे हूँ, मैं क्या हूँ, यहाँ पे मैंने लोन लिया। 1 मिनट के लिए ना, अब ज़रा सुनने वाली स्टोरी है। क्या है जी? सुनने वाली स्टोरी। मैंने यहाँ पे लोन लिया, कितने का लोन लिया? ये वाले भाई से 100 रुपीज़ का लोन लिया। ये बात क्लियर है? आगे 3 0 कॉमन है तो 1 लाख बनता है। ये बात क्लियर है? अगर आप लोगों को गरीबों वाली फील आ रही है 100 रुपये के लोन से, आ तो नहीं रही? अच्छा, अब मेरे भाई 100 का लोन ले लिया मैंने, इस भाई से ले लिया। मैंने इसे कहा यार वापस करूँगा, हालात बड़े टाइट हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा वापस करते करते, हालात बड़े टाइट हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा वापस करते करते। इसने कहा सर कोई मसला नहीं, मैं अमीर इंसान हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा यार डिसाइड कर लेते हैं कि कब कब पे करेंगे। तो इसने कहा सर आप इस तरह करें, 20 रुपये हर साल पे कर दिया करें। कितने? हर साल। तो मैंने कहा यार 5 साल लग जाएंगे। उसने कहा ठीक है सर कोई मसला नहीं, डन। यहाँ पे लोन लिया, टाइम गुजरना शुरू हुआ, गुजरता गया और साल का एंड आ गया। मैंने 20 रुपये निकाले और इसको 20 रुपये दे दिए। मुझे बताएं जब मैं 20 रुपये दे चुका हूँ तो अब मेरे ऊपर जो लोन है वो 100 का ही है या वो कम हो गया और 80 पे आ गया? भाई आप बोलें 80 पे आ गया। क्या ये बात समझ आती है? क्यों 80 पे क्यों आ गया? सर मैंने 100 का उधार लिया था, अब मैं उसको 20 रुपये क्या दे चुका हूँ वापस। जब मैंने 20 रुपये वापस कर दिए तो खान अब कितने का उधार है हमारे ऊपर? 80 का। ये समझ आता है? गुड। मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि लोन की अमाउंट कितनी रह गई है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 80 रह गई। अब मुझे बताएं बैलेंस शीट में यहाँ तक, अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, मुझे बताएं बैलेंस शीट में कितना आना? 100 आना है या 80 आना? ये लॉन्ग टर्म में 80 आना है। नहीं, मैं भी ये नहीं पूछ रहा, मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि बैलेंस शीट में कितना आना है। अभी मैं लॉन्ग टर्म नहीं पूछ रहा, बैलेंस शीट में कितना आना? 100 आना या 80 आना? 80 आना है। आपके पास क्या रीज़न है कि 80 आना? सर क्योंकि वो 20 तो दे चुका है ना। 20 दे चुका है, ठीक है जी, 80 रहता है। और दूसरा बैलेंस शीट आप बना रहे हैं ईयर एंड पे, तो ईयर एंड पे जो लोन का स्टेटस है वो क्या था? ईयर एंड पे जो लोन का स्टेटस है वो क्या था? 80। ईयर एंड पे जो लोन का स्टेटस था वो क्या था? 80। तो अगर ईयर एंड पे 80 है, ईयर एंड पे क्या है? 80 है, तो 80 ही जाएगा। लेकिन मैं अब आपको क्या कह रहा हूं खान साहब सुने, 80 जो दिखाना है उसको भी 2 हिस्सों में बांट दो। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे बताओ मेरी जो डिसीजन था इसके साथ वो क्या था कि आने वाले, अब यहां पे हैं हम लोग, ये देखें हम थोड़े बड़े भी हो गए हैं, ये देखो ऐसा ही है। अब मुझे बताएं टोटल लायबिलिटी कितनी है? 80। आज टोटल लायबिलिटी 20 पे कर गए हैं, लायबिलिटी खत्म। मुझे बताएं आने वाले 12 माह में कितना पे होगा? 20 पे कर दिया या करूंगा? तो आने वाले 12 माह में जो पे करेंगे वो होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्या होती है? अब मुझे बताएं 80 टोटल है, उसमें से 12 माह आने वाले साल में पे होगा, तो जो बाकी बचा कितना? 60। वो पे होगा नेक्स्ट ईयर्स में। कब पे होगा? तो 60 क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म। क्या ये बात समझ लग रही है? तो मेरे भाई शॉर्ट टर्म में मैं दिखाऊंगा 20 और लॉन्ग टर्म में 60, और 60 और 20 मिलके कितने हो गए? 80, क्योंकि दिखाना तो टोटल 80 था, लेकिन 80 को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। मुझे बताइए एक पंगा कब पड़ेगा? ये वाला पंगा जब लायबिलिटीज इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रही होंगी। जब लायबिलिटीज क्या हो रही होंगी? इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रही होंगी, और आने वाले साल में इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। तो जो लायबिलिटी आने वाले 12 माह में, बोलो सारे ऐसे करो, हाथ करो, आने वाले 12 माह में, दोबारा आने वाले 12 माह में पे होगी, उसको क्या बोलेंगे? लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि लोग कहते हैं 100 में से ये 20 पे हुआ है ना, ये शॉर्ट टर्म है, बाकी 80 लॉन्ग टर्म है। जैसे खान साहब भी बोल रहे थे कि 80 लॉन्ग टर्म है। नहीं भाई, जो पे होगी है वो लायबिलिटी नहीं है, जो बाकी रहती है वो लायबिलिटी है। तो 100 में से 20 दे चुका हूँ, तो अब बाकी लायबिलिटी कितनी है? 80।
80 को सेग्रीगेट करना है आपने बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और आने वाले साल दूसरे साल में कितना पे होना है 20। क्या ये बात क्लियर है? अब इसका ना एक हल होता है, मैं अब ज़रा बता दूं आप लोगों को। इसका हल ये होता है कि हम एक छोटा सा ना टेबल बना लेते होते हैं इसके लिए। क्या बना लेते होते हैं? टेबल। अब ज़रा वो टेबल देखना, लें जी, क्या बनाते होते हैं हम लोग, ज़रा जल्दी से बताएं। टेबल, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, किस पे बात हो रही है? इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस, ये लें। इंटरेस्ट इसके अलावा होता है। अब ज़रा और करना, सर मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन कितना था ईयर 1 में? 100। इंस्टॉलमेंट कितनी पे कर दी मैंने? 20 इंटरेस्ट के अलावा। डन है। अब मुझे बताएं क्लोजिंग कितना आ गया? 80। अब ईयर 2 80 ओपनिंग बनेगा, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बनता है? पे कितना करेंगे? 20, क्लोजिंग कितना आ जाएगा? 60। डन है। इसी तरह तीसरा साल 60, इंस्टॉलमेंट 20, कितना बच गया? 40। अब मैं आपसे पूछूंगा ईयर 1 के एंड पे मैं बैलेंस शीट में कितना लिखूं टोटल में, तो आप कहेंगे सर ईयर 1 का क्लोजिंग उठाएं, कितना दिखाऊंगा? 80। लेकिन मैं कहूंगा यार ये तो इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रहा है लोन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटना पड़ेगा। किस में बांटना पड़ेगा? तो बड़ा आसान है। आने वाले 12 माह में आपको क्या लग रहा है कितना पे होना है? 20। ये शॉर्ट टर्म है। तो जो नेक्स्ट ईयर में पे होना है वो शॉर्ट टर्म है, और जो नेक्स्ट ईयर में पे नहीं हो रहा बल्कि उससे भी अगले सालों में जा रहा है विच इज क्लोजिंग, तो अगले साल का क्लोजिंग क्या होता है? लॉन्ग टर्म। तो बताएं लॉन्ग टर्म में कितना जाना है? 60, शॉर्ट टर्म में 20 पहले साल की बैलेंस शीट में, और टोटल कितना बनेगा दोनों मिला के? 80। अच्छा, उससे अगले साल क्या होगा जरा जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। टोटल कितना है? शॉर्ट टर्म कितना है जो आने वाले 12 माह पे होना है, और अगले साल का क्लोजिंग क्या होता है? लॉन्ग टर्म। तो इस तरह टेबल बनाएंगे। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे गवर्नमेंट ग्रांट्स पढ़ानी है मैंने, देखते हैं उसमें भी यही हेल्प करेगा हमें। नेक्स्ट ईयर में हमने देखना है भी हमारा कौन सा क्लोजिंग बन रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पे हम खड़े हैं उससे नेक्स्ट ईयर जो क्लोजिंग है वो क्या है? अगले साल का क्लोजिंग वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि वो इस साल पे नहीं होगा, आने वाले 12 माह में पे नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर्स में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म है, और आने वाले 12 माह में जो पे होना है वो क्या है? वो शॉर्ट टर्म है। जैसे हम इधर कर रहे थे, जो क्लोजिंग हो रहा था वो हम बैलेंस शीट में लिख रहे थे। हाँ, क्लोजिंग ही लिख रहे हैं, लेकिन वो अगले साल में लिख रहे हैं क्योंकि हमारी लाइबिलिटी। ना जानू ना, ऐसे नहीं करते। लिख 80 रहे हैं, जी, लेकिन उस 80 को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। 20 किधर जा रहा है? शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, दोनों मिला के बैलेंस शीट में गया कितना? टोटल में 80, लेकिन वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सेग्रीगेट हुआ है। हाँ, अब अगर आप मुझे कहेंगे लॉन्ग टर्म में कितना जाना है, तो मैं कहूंगा अगले साल का क्लोजिंग। बात समझ लगी? लॉन्ग टर्म में कितना जाना है? 60, और शॉर्ट टर्म में कितना जाना है? जो आने वाले 12 माह में इंस्टॉलमेंट पे होनी है। मेरे भाई को बात समझ लगी? पक्का? अब आप बोलें क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बताएं क्या है, मतलब क्या सीखा आपने अभी पूरी डिस्कशन में? बस ये सीखा कि जो हमारा क्लोजिंग आएगा ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके, तो फिर जब हम उस क्लोजिंग पे खड़े होंगे तो हमने भी क्लोजिंग लिखना है, तो उसके लिए हमारे पास 2 लोन्स होंगे, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो हम देखेंगे भी विद इन 12 मंथ्स में हमने जो पे करना है वो हमारा शॉर्ट टर्म होगा। शाबाश। और जो आफ्टर 1 ईयर जो हमने पे करना है वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन होगा, तो हम सेग्रीगेट करके उसको लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ लगी। यही चाहता था मैं आप समझा। खान साहब आपको समझ लगी? पुत्र कोई टेंशन तो नहीं है बच्चे? अब आ जाओ आगे। व्हाट इज़ नेक्स्ट? आगे ये वाली बात हम लोगों ने करनी है, और ये बात हम लोगों ने समझनी है और सीखनी है, और करना क्या है ज़रा अब आगे बढ़ते हैं। ज़रा देखें, लोन आ गया। अब मैं वो चीज़ें लिखूंगा जो हमारे सिलेबस में आगे चल के भी आनी है, ठीक है? मैं वो लिखूंगा ताकि फॉर्मेट हमें याद हो। किसी भी स्टैंडर्ड के बारे में हम जब पढ़ें तो मैं फॉर्मेट याद करा देना तुम लोगों को एक आधे दिन में इंशाल्लाह, तो आपको पता हो। सर गवर्नमेंट ना हमें क्या दे देती है? ग्रांट्स। क्या दे देती है? हमारी हेल्प कर देती है बिजनेसेस की, सब्सिडी भी बोलते हैं इसे। तो वो गवर्नमेंट ग्रांट हमारी लायबिलिटी होती है कुछ सिचुएशंस में। कौन सी सिचुएशंस हैं वो मैटर नहीं करती, अभी ऑब्वियसली पढ़ेंगे। तो उनमें भी कुछ आने वाले साल में ख़त्म होनी होती है ग्रांट, वो क्या बनेगी? शॉर्ट टर्म। और कुछ होनी होती है
1 साल के बाद ख़त्म, तो वो क्या बनेगी? लॉन्ग टर्म। तो ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म आएगी। क्या ये बात क्लियर है? अब एक बच्चे ने पूछा है गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी कैसे होगी। ये आपको मैं बेसिक बच्चों वाली बात बता रहा हूँ, ये बात सही नहीं है, लेकिन तुम्हें लगेगा कि सही है, ठीक है। देख, गवर्नमेंट ने ना तुम्हें कुछ पैसे दिए हैं, क्या दिए हैं? कुछ पैसे, और साथ में कंडीशंस लगा दी कि भाई ये काम है जो आप लोगों ने करना है। तो इसका मतलब अब तुम बाउंड हो वो काम करने के लिए। क्लियर है? तो ये पैसा तुम्हारे लिए क्या लेके आया? जो पैसा तुम्हें मिला है वो तुम्हारे लिए वो एक ऑब्लिगेशन लेके आया कि तुम बाउंड हो गए कुछ काम करने के लिए। तो इसको हम क्या बना लेते हैं? लायबिलिटी। एक रीज़न, ये बात समझ लगी कि बाउंड हुए हो, चलो तसल्ली होगी तेरी, लेकिन ये बात गलत थी। अब मैं दूसरी बात समझाता हूँ जो ठीक है। गवर्नमेंट ना हमें कभी कभी हेल्प करती है कि यार आप लोग ना 10 साल के लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं। जी सर, टैक्स माफ़ नहीं, टैक्स के अलावा पैसे दे रही है वो। गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, या गवर्नमेंट आप लोगों को कोई एसेट दे रही है और कह रही है यार कि 5 साल के लिए तुम लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं, और पैसे इकट्ठे दे दिए। क्या पैसे इकट्ठे दे दिए? यहाँ तक साथ है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। चल बता क्या सिनेरियो है? गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट से नहीं है तो उन्होंने हमें 10 साल के लिए पैसे इकट्ठे दे दिए हैं। ये बात क्लियर है? अब मुझे बताओ पैसे कितने साल के लिए दिए हैं? 10 साल के लिए नॉन करेंट। ठीक हो गया। अब मेरी हेल्प की है उन्होंने, मेरी हेल्प मेरी इनकम होती है, तो इसका मतलब है टेक्निकली ये गवर्नमेंट ग्रांट मेरी इनकम है, ऐसे ही है। तो इनकम किधर जानी चाहिए? इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में, लेकिन मैं इधर लिख रहा हूँ। ये टेंशन चल रही है ना? ठीक हो गया। अब ज़रा बात पे गौर करो। गवर्नमेंट ग्रांट जो मुझे मिली है ये कितने सालों की वजह से मिली है? आने वाले, मेरी एग्जाम्पल में आने वाले 10 सालों की वजह से। तो ये 10 सालों की इनकम है, ये 1 साल की इनकम नहीं है। तो ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में मिल जाए वो लायबिलिटी होती है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में लायबिलिटी है। तो बताओ ये क्या है? अनअर्न्ड इनकम है। ये बात क्लियर है? अनअर्न्ड इनकम है, प्री रिसीव्ड इनकम है, इनकम इन एडवांस है। डन हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर बात करेंगे जब IAS 20 पढ़ेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड? IAS 20। ठीक है। अब आ जाओ यार बच्चों, ये इस पे हम पढ़ेंगे IAS 20, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट समटाइम्स क्या बन जाया करेंगी, ज़रा जल्दी से बताएं? लायबिलिटीज़। और ये कौन सा स्टैंडर्ड है, ज़रा जल्दी से बताएं? IAS 20। डन है? आगे नेक्स्ट देखें तो लोन हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटीज़ होगी, यहाँ तक हम साथ हैं। उसके बाद यार बच्चों ये है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। क्या है, ज़रा जल्दी से बताएं? इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, बताएं कौन कौन सी आई हैं? और ये लोन लॉन्ग टर्म वाला है या शॉर्ट टर्म वाला है? लॉन्ग टर्म वाला है, जो एक आने वाले 12 माह में पे होना है या उसके बाद पे होना है? उसके बाद ही क्या आ गई हैं आपके पास? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ या करंट लायबिलिटीज़, एक ही बात है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, यहाँ तक सारे साथ हैं? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती हैं बताएं जी? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ एग्जांपल्स दें। सबसे पहले यार ट्रेड पेएबल्स। क्या है? ट्रेड पेएबल्स। ये लें, क्रेडिटर्स भी नहीं कहते हैं, लिख दूं क्रेडिटर्स? ठीक है, ट्रेड पेएबल्स डन, इन्हीं क्रेडिटर्स कहते हैं। और जी, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में क्या आता है? लोन। अब आप कहेंगे सर ये लोन दोनों जगह क्यों है? जी सर, ये इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूं जी? ड्यू आफ्टर 12 मंथ्स, ड्यू आफ्टर 12 मंथ्स, ये इधर आ गया। और ये कौन सा है जो ड्यू है विद इन 12 मंथ्स? आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। सेम सिचुएशन किसके साथ बनेगी? गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटीज़ के साथ। तो जो शॉर्ट टर्म में ड्यू हो रही हैं या ख़त्म हो जाएंगी, जो इनकम आने वाले 12 माह में बननी है वो इधर आएगी, और जो लॉन्ग टर्म है वो इधर आएगी। इसके अलावा जी जल्दी से बताएं ज़रा, एक्रूअल्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेएबल, ऐसा ही है ना? लें जी, एक्सपेंस पेएबल है ये। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी। बैंक से कभी कभार आप एक्स्ट्रा पैसे निकलवा लेते हैं, फैसिलिटी होती है, वो आपकी क्या बन जाती है? लायबिलिटी।
तो बैंक ओवरड्रॉन लें सर, ये जी इसका टोटल आ जाएगा इधर, इनका टोटल आ जाएगा इधर, इनका टोटल आ जाएगा इधर, और आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या आ जाएगी एट द एंड, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती हैं वो टोटल एसेट्स के क्या होती हैं, हमेशा इक्वल। यहाँ पे जो टोटल आएगा इन सब का वो किसके इक्वल होगा यार बच्चों, एसेट्स के इक्वल। और हमें पता है ये सारे डेबिट बैलेंसेज हैं, ये सारे क्रेडिट बैलेंसेज हैं, डेबिट क्रेडिट हमेशा रहते भी इक्वल हैं। क्या ये बात क्लियर है, बोलो दोबारा, ये ओके है, गुड, यहाँ तक साथ हैं। अब हमारे पास फॉर्मेट प्रॉपर बन गए हैं, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी बन गया है प्रॉपर वाला, और हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी प्रॉपर वाला बन गया है। ये बात क्लियर है। और हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ेंगे ना तो हम क्या माइंड में रखेंगे कि कौन सी चीज़ किधर जानी है, कौन सी चीज़ किधर जानी है, डन। और हर स्टैंडर्ड को, हर टॉपिक को यही पढ़ना है कि सर अच्छा ये किधर जा रहा है, ये इधर जाएगा, सर ये किधर फिट बैठेगा। तो हम हर जगह पे सोचा करेंगे कि भाई किधर लेके जाना। आई होप आप लोगों को थोड़ी आइडिया हो गया होगा। लेकिन मीन वाइल अगर आप लोगों को मसला है तो प्लीज़ पूछो, है कोई, पक्का, आगे बढ़ें, चलो थोड़ा सा याद कर लें। अब हम क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले 2-3 आप लोगों को एक एडजस्टमेंट समझाऊंगा जो कि एक रूल और प्री पेमेंट्स की हैं, वो समझाने के बाद फिर हम लोग इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, डन है, इसको वैल्यूज़ में लेके आएंगे, ये पूरी की पूरी डिस्कशन को पिक्चर और ग्रुप में भेज। सर मैंने आपको सेंड की थी। अच्छा कल चलो फिर आज भी कर, सीन नहीं किया, सीन नहीं किया। हाँ वही ना, मिस होगी मेरे से। सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट बना करेगी खान, इनकम स्टेटमेंट, शाबाश। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, शाबाश। एसेट्स के बैलेंसेस क्या हैं, डेबिट। डन। चलें अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कराना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज आती हो, तो मेरे बच्चों ने ज़रा गौर करना है। मैं ना डबल एंट्रीज लिखता जाऊंगा। अब आपको नहीं पता वो किस चीज़ की एंट्रीज, डन है। आपने मुझे बताना है कि वो यहाँ पे एडलेस होनी है, यहाँ पे एडलेस होनी है, यहाँ पे एडलेस होनी है, डन, यहाँ पे एडलेस होनी है, यहाँ पे एडलेस होनी है। आपने मुझे बताना है सर ये इधर इधर ले जाएं, इधर ले जाएं, इधर ले जाएं। इसको हम लोग कहते हैं पोस्टिंग की प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस, पोस्टिंग। क्या चीज़ जानी किधर है। तो हमारे कुछ बच्चे हैं ना FAR1 में इस चीज़ पे भी क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि सर मेरे से पोस्टिंग नहीं होती। जब आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस पे आएंगे ना तो आप लोगों को ये फील होगा कि सर ये किधर ऐड करना है, किधर लेस करना है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो अब मैं उसकी प्रैक्टिस कराने लगा हूँ। स्टार्ट करें, कन्फर्म। लेकिन इसके साथ मुझे छोटा सा काम और करना है। मैं एक छोटा सा फॉर्मेट क्या बनाने लगा हूँ, ज़रा जल्दी से बताएं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का, किसका, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का ये फॉर्मेट। मुझे बताएं छोटा फॉर्मेट क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का। ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये लें। आगे ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद अदर इनकम, ऐसा ही है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या फाइनली नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ऐसा ही है। चलें ये फॉर्मेट बन गया। आता है फॉर्मेट सर, ये फर आना चाहिए, ऑल द टाइम आना चाहिए, डन है। अब मुझे बताएं क्या करूं। मैं एक एंट्री बनाने लगा हूं, आप मुझे बताएंगे कि सर इधर जाके ऐड, इधर लेस या उधर लेस या उधर लेस, ये अब आपका पंगा है, डन है। बनाऊं डबल एंट्री। पहली डबल एंट्री जो मैं बना रहा हूं, ये फ्रेम में है ये जगह जी सर। पहली जगह जो है, पहली जो एंट्री है वो है, फर्स्ट एंट्री जो बन रही है वो क्या बन रही है, जरा देखें क्या बनाने लगे। फर्स्ट एंट्री बनी, डेबिट किया मैंने कैश को, क्रेडिट किया मैंने लोन को। लोन लेने की एंट्री है। अच्छा मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि अगर आपको लोन लेने की एंट्री आती है नहीं आती, मैं अभी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरा इंटरेस्ट अभी तक ये है कि आपको पता चल गया है कि डेबिट कैश हो रहा है, आपको पता चल गया है कि क्रेडिट लोन हो रहा है। तो मैं अब चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि ये कहां पे जाएगा। वो बैलेंस शीट बनी हुई है, ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, तो कौन बताएगा, मेरा बच्चा बताएगा।
बच्चे ये डेबिट कैश हो रहा है, कहाँ पे लेके जाके ऐड या लेस करो? ये जाएगा करंट एसेट्स। ठीक है, ये बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा। क्या कहा इन्होंने कि जाएगा करंट एसेट्स में। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उस प्रोसेस को समझाओ आप हमें जिसके थ्रू आपने कह दिया करंट एसेट्स में जाएगा। कैसे सोचा है आपने? इंपॉर्टेंट होता है सोच कैसे रहे आप। सर क्योंकि करंट एसेट्स में वो चीज़ जाती है जो हमारी विदिन मतलब कि फॉरेन यूटिलाइज हो सकती है। ठीक है, कैश इन हैंड है तो ये करंट एसेट्स है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये सुनना चाह रहा था, बात बिल्कुल ठीक है उन्होंने। मैं ये सुनना चाह रहा था कि सर कैश जो है ये एसेट है। एक मिनट, कैश जो है वो क्या है? और एसेट्स बैलेंस शीट में जाते हैं, यही पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। मैं पहले ये सुनना चाहता था, तो बताएं कैश क्या है ऑनलाइन वालों? कैश क्या है? एसेट। अगर ये एसेट है, क्या है ये? एसेट है, तो एसेट किधर जाता है? बैलेंस शीट में। यही बेसिक्स है ना, पक्का? अच्छा, तो मैं इस एसेट को उठाऊंगा। ये क्या किया मैंने, जरा देखो ये क्या किया मैंने, उठा लिया कैश, है ना। मैं अब आ रहा हूं, मैं इधर आ रहा हूं, इधर छोड़ दूं? मैं एसेट को इधर छोड़ने लगा था तो एसेट चीखना शुरू हो गया। क्या कहा? नहीं। क्या कह रहा है? नहीं। बताओ क्यों कह रहा है कैश इधर नहीं आना? मैंने, वो कह रहा है कि भाई मुझे मेरे घर छोड़ो। मैंने कहा अच्छा तेरा ये घर नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा इधर छोड़ दूं? उसने कहा ये भी घर नहीं है मेरा। तो मैंने कहा कौन सा घर है तेरा? उसने इशारा किया वो उधर। अब मुझे बताओ मैं अगर इधर लेके इधर छोड़ूंगा तो वो कहेगा यार तू कॉलोनी में तो ठीक है, सोसाइटी तो तेरी ठीक है, टाउन तो तेरा ठीक है, लेकिन भाई मेरे घर छोड़ मुझे। अब मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, वो कहेगा मेरा घर नहीं है भाई, ये नहीं है, ये इन्वेंट्री रिसीवेबल नहीं है, प्री पेमेंट्स नहीं है, क्या है? तो ये यहाँ पे आएगा। अब डिसाइड करें ऐड होगा या लेस होगा। अब कैसे पता चलेगा ऐड होगा? ये सारे के सारे बैलेंसेस क्या हैं? उधर से जो एंट्री आ रही है वो भी कौन से वाली है? डेबिट वाली है। तो डेबिट में आके क्या होगा? ऐड। तो ये यहाँ पे कैश आके क्या हो जाएगा? ऐड। समझ आ रही है? ऐसे सोचना है, पक्का? कंफर्म है बॉय? टेंशन है? आगे अब मुझे बताओ यहाँ पे ये मैंने क्या सोचना है? ये क्रेडिट लोन हो रहा है, अभी क्रेडिट ना सोचो, अभी सोचो ये है क्या। बताएं लोन क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी किधर जाती है? बैलेंस शीट में। जाती किधर है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो मैंने क्या किया, इस लोन को उठाया यहाँ पे, मैं लोन को इधर छोड़ने लगा था। लोन ने क्या कहा? ऊंचा बोल, आवाज आनी चाहिए ऑनलाइन वालों। घर छोड़ के ये कहा उसने? नहीं, ये नहीं कहा उसने। कहा नहीं। यहां तक सारे साथ हैं? क्या बोला उसने? नहीं। यहां तक सारे साथ हैं? अच्छा जी, यहां पे क्यों नहीं जा सकता लोन? भाई लायबिलिटी इधर नहीं आ सकती, ये इनकम और एक्सपेंस की स्टेटमेंट है। क्या ये बात क्लियर है? तो मैंने कहा अच्छा यार तूने बैलेंस शीट में जाना है। उसने कहा हाँ। मुझे बताया कौन सी सोसाइटी, टाउन कौन सा है इसका? लायबिलिटीज वाला। मैं यहाँ पे लाऊंगा। अब ये बात क्लियर है कि यहाँ पे ये घर है इसका, या ये घर है या ये घर है? क्या ये बात क्लियर है? या ये घर है या ये घर है? हाँ जी, अगर ड्यू विद इन 12 मंथ्स हुआ तो इधर, अगर आफ्टर 12 मंथ्स हुआ ड्यू तो इधर। अब मुझे बताएं ऐड होना या लेस होना? तो आंसर है ये पूरी साइड क्या है, और एंट्री भी कौन सी आ रही है, तो इधर आके ऐड होगा। प्रोसेस समझ लग गया? पक्का? यहाँ तक हम साथ हैं? अब मैं डबल एंट्रीज पे ज़रा डिफरेंट बात करना शुरू करता हूँ। आप मुझे बताते जाएंगे कि किधर लेके जाएं। मैं एक एक बंदे से पूछता जाऊँगा। जब आप लोगों की तसल्ली हो जाएगी तो फिर मेरी भी तसल्ली हो जाएगी। तो मैं दूसरी डबल एंट्री बनाने लगा हूँ। अब क्या बनाने लगा हूँ? ज़रा देखते हैं, अब पता चलता है पुत्र तुम लोगों का। ठहरो ज़रा, बना दूँ? देख लो, देख लो। चलो जी फिर। नहीं पुत्र, तुझे तो देखना पड़ेगा, तेरे पास चॉइस ही नहीं है। डेबिट पेएबल हो गया, क्रेडिट हो गया बैंक। तू बता दे। पेएबल हमारे पास डेबिट हो रहा है तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो ये जाएगी हमारे पास बैलेंस शीट में। ठीक है। तो उसमें जो शॉर्ट टर्म हमारे पेएबल्स होंगे तो वहाँ पे ये डेबिट है तो वहाँ पे जाके लेस हो जाएगी। तो बाकी जो बैंक है वो हमारे पास बैलेंस इधर एसेट्स में जाएगा, वहाँ पे वो क्रेडिट हो रहा है तो इधर आगे लेस होगा यहाँ पे कैश बैंक पे। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। बच्चे आप भी बोल दो। अच्छा, इस बात में ना अभी फंसना नहीं है, इस बात में अभी नहीं फंसना।
ठीक है, फंसना पता कि काम पे जाके इसके बारे में कब सोचना है। अभी आपने इस पेएबल को लायबिलिटी है इधर ले आए, फिर सोचें ये वाली बात, समझ लगी बात? पहले नहीं सोचना। चलें दोबारा से सोचते हैं। मुझे बता पेएबल लायबिलिटी है, डेबिट ना सोचो। अभी क्या है लायबिलिटी, किधर जानी है? ठीक है, तो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं। जब आप इधर लिखने लगेंगे ना, फिर आपने सोचना है कि मैं इधर से क्या लेके आ रहा हूं। अब मुझे बताएं ये कौन सी एंट्री है? डेबिट की एंट्री है। और ये पूरी की पूरी जगह क्या है? तो जब डेबिट आके क्रेडिट में बचेगा तो क्या करेगा? लेस करेगा। तो ये पेएबल में से माइनस होगा। ठीक है मेरा पुत्र? अगर आप पहले डेबिट क्रेडिट सोच लें ना तो माइंड में थोड़ा सी वो हो जाती है, समझ लगी, एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं। ठीक है मेरा पुत्र? चलो अब कैश पे सोचो। कैश क्या है? हाँ, किधर लेके जाऊं? एसेट्स में। नाम स्टेटमेंट का? चलें, फाइनेंशियल पोजीशन इधर ले आया मैं, एसेट्स में लाऊंगा ना। कहां पे? घर कौन सा इसका? पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, कैश बैंक। अब मुझे बताओ कि अब सोचो कि क्या करना है। आएगा इधर? अब सोचो क्या करना है। अब मुझे बताएं कि वहां से एंट्री क्या आ रही है और ये पूरी जगह क्या है, तो फिर क्या करूं? हाँ, ऐसे सोचना। ठीक है मेरा पुत्र? खान साहब, बॉय, गुस्से वाली सरकार। ठीक है, आगे बढ़े। चलें, एक और एंट्री जरा और करना है। अब ये लो फिर, अब जिस चीज की भी एंट्री मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मसला तो नहीं आपसे मैं पूछ रहा हूं। सेल्स जाएंगे बैलेंस शीट, ओके नहीं उसमें जाएंगे इनकम स्टेटमेंट, ओके, और जाके गलत सोच रहे हैं आप। सेल्स इनकम है, यहां से शुरू करना है। अदरवाइज देखो, अब अगर आप ये सोचती ना सेल्स इनकम है तो आप बैलेंस शीट कहने से पहले ना जरा रुक जाती। ठीक है मेरा पुत्र? चलो दोबारा से, सेल्स क्या है? इनकम। हाँ, तो मैं इधर लेके आऊं, यहां पे लाऊंगा ना। आप देखें, ये इसके घर बने हुए हैं, सबके सोसाइटी है एक, उसमें घर बने हुए हैं, तो सेल्स अपने घर जाएगी। अब मुझे बताओ, सोचो कि ऐड या लेस? गुड। मुझे बताओ कि जब सेल्स डेबिट होती हैं, इनकम का बेसिक बैलेंस क्या है? ठीक है, तो कोई भी डेबिट की एंट्री उसको कम करेगी, ज्यादा करेगी? कम करेगी। तो फिर ये सेल्स यहां से आके क्या होनी है? लेस होनी है। सेल्स ये डेबिट की एंट्री यहां से आके क्या होनी है? लेस। पक्का? चलो आप इसी तरह सोचो, इधर डेटर या रिसीवेबल सोचो। ठीक है, कैसे पता चला? एसेट है क्या? कैसे पता चला? एसेट है, बेसिक्स पे, बिल्कुल बेसिक्स पे। एसेट है तो किधर जाएगा? बैलेंस शीट में। पक्का? चले, अब मुझे बताएं बैलेंस शीट में कहां लेके जाऊं? नॉन करंट एसेट्स में पड़ा हुआ है या करंट में पड़ा हुआ है? नॉन करंट में, करंट में? करंट में। मुझे बताओ अब ऐड करूं या लेस? कैसे पता चला? जी सर, क्रेडिट की चीज आप इधर लाएंगे तो ये एसेट्स हैं, सारे डेबिट होते हैं, तो क्रेडिट की चीज एसेट्स को क्या करेगी? काम। ठीक है ना पुत्र? तो बेसिक्स नहीं छोड़नी हमने। ठीक है, उसकी वजह पता है क्या है? मैं ना स्टैंडर्ड्स में जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं जल्दी जल्दी IAS 20 पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ यार मैंने 10 मिनट में IAS 20 खत्म करना है, तो आप कहेंगे सर चला आए ज़रा मुकाबले में। मैं आपको कहूँगा गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी है। अब मैं आगे बताऊँ या ना बताऊँ, जब मैंने उसके साथ लायबिलिटी लगा दिया है ना, तो फिर आपने उसको उठाना है। आप कहेंगे सर ये ले, ये मैं इधर छोड़ने जा रही हूँ। ड्यू विदिन 12 मंथ्स हुआ तो इधर, अब सॉरी इधर, और आफ्टर 12 मंथ्स हुआ तो इधर, और ऐड करना है। फिर मैं बीच में डबल एंट्री बताऊंगा, लायबिलिटी कम हो रही है, आप जरा बड़े आराम से आके यहाँ से माइनस कर दिया करेंगे। तो डबल एंट्रीज ना आपको इस तरह डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में आपने सोचना है। अगर आप बेसिक्स पे रहोगे तो टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप ये सोचेंगे ना गवर्नमेंट ग्रांट किधर पड़ी हुई थी बैलेंस शीट में, अगर आप ये भूल गई कि लायबिलिटी है, तो फिर ना थोड़ी टेंशन होना शुरू हो जाती है। लोगों को लगता है बड़े ही टॉपिक्स हैं, रिवाइज करने वाले हैं, लेकिन अगर एक बंदा बेसिक्स पे रहना तो उसको लगता है कि श्रिंक होती जा रही है अकाउंटिंग। मतलब मेरे से स्टैंडर्ड सुनोगे तो मुझे उठा के भी सुनोगे ना, मैं बड़ी घंटों बाद सोया हूँ, मेरे से पूछोगे ना गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी की एंट्रीज बता दो और किधर जानी है, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में क्लैरिटी है। और मुझे किसी चीज़ की ट्रांजैक्शन नहीं आती, को मुझे डबल एंट्री बता दे तो मैं बड़े आराम से पोस्ट कर लूँगा ला के। क्या ख्याल है मेरा पुत्र?
तो मेरा बच्चे इस तरह सोचना है। मैं एक एंट्री और बनाता हूँ, आपसे पूछूंगा, जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। आप बोलें तो वो लिख लें। भाई कह रहे हैं सर सेल्स की जगह कैश लिखते हैं, ये लें कैश लिख लें। आप बताएं मेरा पुत्र, कैश एसेट है, किधर जाएगा? शाबाश। तो उठाएं फिर इसको इधर से, मैं इधर लेके आया, ये कैश इधर पड़ा हुआ, ये कैसे सोचा आपने? जी सर, एसेट्स भी डेबिट्स हैं, वो भी डेबिट हैं, तो डेबिट डेबिट आपस में ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। डेटर क्रेडिट हो रहा है, लेस होगा कहाँ से? बैलेंस शीट से। कैसे पता चला? क्योंकि वो एसिड है, क्योंकि वो एसिड है। पक्का? तो इसलिए यहां से आगे माइनस हो जाएगा। सर आपका ठीक है, डेटर में से माइनस कैश में ऐड। अच्छा, अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है, ऑनलाइन वालों सुन लेना। कुछ लोगों को लगता है कि हर डबल एंट्री जो होती है ना, उसमें से एक चीज़ इनकम स्टेटमेंट में जाती है और दूसरी चीज़ बैलेंस शीट में जाती है। ये ज़रूरी नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है? दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में भी जा सकती हैं। ये बात क्लियर है? दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में भी जा सकती हैं, एक बैलेंस शीट में, एक इनकम स्टेटमेंट में भी जा सकती है, एक चेंजेस इन इक्विटी में, एक इनकम स्टेटमेंट में भी जा सकती है, एक चेंजेस इन इक्विटी बैलेंस शीट में भी जा सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं होता। वो एक आदि कोई 1% लोग होते हैं जिन्हें हमेशा ये लगता होता है कि एक उधर जानी चाहिए, एक इधर जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। ये दोनों ये जो डबल एंट्री बनाई है, ये दोनों इधर आ रही हैं। और मज़े की बात है, आप ही किधर रही हैं? एसेट साइड पे। डन है? ओके, एक और एंट्री बनाते हैं। अब ज़रा और करना, आप देखना। अब ये डबल एंट्री जो है ना, ये IS 20 की डबल एंट्री है। अब आपको नहीं पता ये, लेकिन आप मुझे पोस्टिंग बता देंगे। देखो ज़रा, गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी डेबिट पे है और इनकम जो है वो क्रेडिट पे है। ये ले। अब मेरे बच्चे ने सोचना है। कौन सोचेगा? आप ही सोचेंगे या किसी और से पूछूं? सोचो। कैसे पता चला? लायबिलिटी है। किधर लिखूं लाके? 12 मंथ्स वाली है तो यहां पे, यहां पे पेबल्स में, ये लोन में, लोन में क्या? गवर्नमेंट ग्रांट में आके लेस हो जाएगी। शाबाश पुत्र, बहुत आला। तो गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट की एंट्री लायबिलिटी की इस गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी में आके क्या होगी? माइनस होगी। शाबाश। आगे इनकम स्टेटमेंट में जाता है। किधर लिखूं बताओ फिर? नहीं, सेल होता है जो आपका मेन बिजनेस होता है, उससे जो आप कमाओ। तो ये ग्रांट लेना मेन काम नहीं हो सकता, एक आधे पॉलिटिशियन का हो सकता है। ये बात समझ लगी? लेकिन मेजर बिजनेसेस का ये काम नहीं होता। पक्का? तो बताओ फिर किधर लिखूं? अदर इनकम में। अब मुझे बताया अदर इनकम में आके ऐड करूं या लेस? सर इनकम का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट हो रही है तो वहाँ के ऐड होगी। बिल्कुल ठीक है। डन है? ये ठीक बता दिया था इन्होंने। चले बॉय, एक और एंट्री। खान साहब आपको समझ आ रही है या मैं आपसे पूछना शुरू करूं? आ रही है? ले जी, ये डबल एंट्री। अब ये भी IS 20 की एंट्री। आपको नहीं पता सर, लेकिन बेसिक्स पता होनी चाहिए। नहीं पता तो क्या है बॉय, समझ लग रही है ना बात को? हमने अकाउंटिंग फैलानी नहीं है, हमने अकाउंटिंग को श्रिंक करना है बेसिक्स के थ्रू। चलो बताओ। ठीक है, हाँ वो भी लायबिलिटी है और गवर्नमेंट क्रेडिट है और वो भी क्रेडिट है, तो प्लस बिल्कुल इतनी सी बात ही पुत्र। बब्बर शेर हो आप पहचानो अपने आप को। आप आम इंसान नहीं हो, इंसान ही नहीं हो आप। पहचानो अपने आप को। यहाँ तक सारे साथ हैं? पक्का? कोई टेंशन तो नहीं है? बात हमें लगी है फॉर्म किस तरह चलना है आप लोगों ने? ओके, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम एक क्वेश्चन बना ही सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है क्वेश्चन से बेहतर है कि मैं आपको प्री पेमेंट और एक्रूवल्स की एंट्री सिखाऊं। ये बेसिक रिवीजन है, मैं उतनी रिवीजन करा रहा हूँ जितनी मुझे यहाँ पे चाहिए। डन है? तो ज़रा गौर करते हैं। चलें,
अगर इतनी बात समझ लगी है, ये रेज कर सकता हूँ अब मैं? चलो सर फॉर्मेट पता होने चाहिए, फॉर्मेट्स पता होने चाहिए, कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ने से पहले ये फॉर्मेट पता होने चाहिए। ये मैंने रोज़ाना किसी ना किसी से आके सुनना है, मतलब मैं तुम लोगों को भूलने नहीं दे सकता भाई। मैंने तुम लोगों को पहले दिन बताया था कि मेन काम क्या है मेरा, कि पढ़ाऊँ और साथ में तुम लोगों को हेल्प करूँ कि भाई नॉलेज रिटेन रहे। तो ये मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कि सुनूँ, चुपेड़े मारूँ। बात समझ लगी? आप लोगों ने देखा होगा मैं चप्पल पहनना शुरू हो गया हूँ। पता है क्यों पहनता हूँ मैं चप्पल? आओ कि मुझे तुम लोगों तक चल के भी ना आना पड़े। आगे बढ़े? हाँ टुडे नहीं, टुडे जिस दिन मारने होते हैं उस दिन मैं बंद चप्पल पहन के आऊँगा, जूता। चलें आगे स्टार्ट करें? पक्का? चलो फिर अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, ज़रा गौर करना। हम ना अब 2 डबल एंट्रीज हैं, 3 कर लो जो मुझे चाहिए। किसी भी एक्सपेंस जो आप एक्सपेंसेस पे करते हैं ना, ये एक्सपेंसेस की एंट्रीज हैं। बताएं किसकी एंट्रीज हैं? एक्सपेंसेस की। अब मुझे ये चाहिए, डन है? किसकी एंट्रीज हैं? एक्सपेंसेस की। स्टार्ट करें? गुड सर। सबसे पहली बात ये है कि जो एक्सपेंसेस है ना, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू किधर जाने चाहिए? इनकम स्टेटमेंट में जाने चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? और मैंने बताया था कि जो पोर्शन कंज्यूम हो चुके होते हैं, जिनसे फ़ायदा उठा चुके होते हैं, वही क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। अब ना हमारा अकाउंटिंग का सिस्टम है एक, ज़रा गौर करना। इसमें ये एक्सपेंस करता क्या है, हम करते क्या हैं? जितने हम एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ईयर पे करते हैं ना, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग ईयर, जितने एक्सपेंसेस हम ड्यूरिंग ईयर पे करते हैं, हम ना ये सोचते भी नहीं हैं कि यार इस साल के हैं या अगले साल के हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर का तो नहीं पे कर दिया। हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। हम चुप करके पता क्या डबल एंट्री बना देते हैं? हम डबल एंट्री बनाते हैं, डेबिट किसे कर देते हैं हम लोग? एक्सपेंस को। और क्रेडिट किसे कर देते हैं? कैश या बैंक को। बिल्कुल ठीक है जी, ये लो डन। डेबिट किसे कर देते हैं हम लोग? एक्सपेंस को। क्रेडिट किसे कर देते हैं हम लोग? किसे कर देते हैं क्रेडिट? कैश को। ये डबल एंट्री हमने पास कर ली। क्या ये बात क्लियर है? अब लेकिन एक मसला है भाईजान, अगर ये इस एक्सपेंस में कुछ नेक्स्ट ईयर का भी पे हो गया हो तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस इधर नहीं लाना। इनकम स्टेटमेंट बनती है फॉर द ईयर। क्या बनती है? फॉर द ईयर। बोलो। लेकिन आपने एक्सपेंसेस अगले साल के भी पे कर दिए हैं, और तो वो इस एक्सपेंस में शामिल हो गए हैं ना। तो सपोज करो 2, 4, 5 माह अगले साल के भी पे हुए हैं, तो मुझे बताएं 2, 4, 5 माह जो अगले साल के पे हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट ईयर के हम एडवांस में दे देते हैं उन्हें कहते हैं हम प्री पेमेंट एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे खुद सोचें क्या करने की ज़रूरत है, सोचें ज़रा। मुझे बताएं ये जो एक्सपेंस मैं बुक करके बैठा हुआ जिसमें मैं अगले साल का भी लिख के बैठ गया हूँ, मुझे बताएं इसको मुझे कम करने की ज़रूरत है या बढ़ाने की? बोलो। कम करने की, क्योंकि ये ज़्यादा लिखा गया। बात क्लियर है? वैसे अकाउंटिंग में लिखा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सिस्टम है, हम कहते हैं यार इतने पंगे में नहीं पड़ते। ये प्री पेमेंट एक्रूवल कितना है ये आखिरी दिन देखेंगे हम ईयर एंड पे। अभी चुप करके डबल एंट्री क्या बना दो? एक्सपेंस टू कैश। जैसी पे होता है ना, एक जूनियर अकाउंटेंट आएगा, वो आपको कहेगा कि सर इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रो टू अकाउंटिंग वाला, वो कहेगा सर ये इसमें कुछ प्री पेमेंट्स भी लग रही हैं। आप कहेंगे अभी ये बात एंट्री बना दो, ईयर एंड पे देखेंगे कितनी प्री पेमेंट। तो आप जब भी एक्सपेंसेस पे करते हैं ना ड्यूरिंग ईयर, तो आप डबल एंट्री बनाते हैं एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश। वो जूनियर बेचारा रोएगा कि प्री पेमेंट है सर इसमें। आप कहेंगे ईयर एंड पे देखेंगे, तो प्री पेमेंट और एक्रूवल ईयर एंड एडजस्टमेंट्स हैं, इनको आप बीच में कहीं पंगे में नहीं लाते। यानी जब आपने फाइनेंशियल्स बनानी होगी ना, फाइनल करनी होगी, वो क्वार्टरली बेसिस भी हो सकती हैं, वो सेमी एनुअल भी हो सकती हैं, यानी 6 माह 3 माह की भी हो सकती हैं, मंथ की भी। लेकिन जब भी आप एक्रूवल प्रीपेमेंट देखेंगे ना, तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल करने लगेंगे ना, तभी देखेंगे। और हम यूजुअली ईयरली बेसिस पे चल रहे होते हैं, तो ईयर एंड पे। क्या ये बात क्लियर? बोलने दोबारा ये ओके है? चलो बताएं एक्सपेंसेस पे ड्यूरिंग द ईयर, क्या डबल एंट्री? क्रेडिट कैश, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हो गई एंट्री? पक्का? अब मुझे बताएं कि इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी खान साहब? हाँ, एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे। ठीक है, आगे। और कैश जो है ये क्रेडिट हो रहा है, कैश एसेट है और ये क्रेडिट हो रहा है, तो वो जाके
कैश में से वो माइनस करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में जाके कैश में से माइनस कर देंगे। पुत्र आपके भी माइंड में यही है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को क्या कह रहा हूँ कि इसमें 4 माह की प्री पेमेंट है, तो मुझे बताएं इनकम स्टेटमेंट में गलत चला गया है ना, या अगर अकाउंट में भी लिखा है तो फिर भी गलत हुआ है ना। तो अब मुझे ईयर एंड पे क्या करनी पड़ती है फिर, ईयर एंड पे अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईयर एंड पे समझाने के लिए कि ये ईयर एंड एडजस्टमेंट है, ये ईयर एंड एडजस्टमेंट, यहाँ तक हम साथ हैं। तो ईयर एंड एडजस्टमेंट आपको क्या करनी पड़ेगी जी, बनानी पड़ेगी प्रीपेड एक्सपेंस की। अब मुझे बताएं कि अगर आप एडवांस में कुछ दे चुके हैं, ऑलरेडी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट येट इनकर्ड, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब मुझे बताएं एक्सपेंसेस पेड बट नॉट येट इनकर्ड, पे कर दिए लेकिन इनकर नहीं हुए, यानी कंज्यूम नहीं किए, यानी प्री पेमेंट का मतलब है मैंने नेक्स्ट ईयर्स का एक्सपेंस पे कर दिया है, अब अगले साल मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, मुझे फ़ायदा मिलेगा। अगर मैंने रेंट एडवांस में पे कर दिया तो अगले साल मैं बिल्डिंग यूज़ करूंगा ना, तो प्रीपेड एक्सपेंस का फ़ायदा अभी मैंने उठाना है। तो मैंने कल क्या बताया था, जिसका फ़ायदा उठाना हो वो क्या होता है, एसेट। तो मुझे बताएं ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या बनने चाहिए, एसेट बनने चाहिए, क्योंकि इनका बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलना है। तो मुझे बताएं क्या डबल एंट्री बनाऊं, एसेट बनाना है। एसेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एसेट लिखने के लिए डेबिट करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, डेबिट। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कर दूंगा, और ब्रैकेट में मैं एसेट लिख रहा हूं, ये एक्सपेंस साथ में लिखा होता है ना, तो लोगों को लगता है ये क्या हो रहा है, ये तो एक्सपेंस है। नहीं भाई, ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है, ये एसेट है। यहां तक साथ है। इसको प्री पेमेंट भी खाली बोल सकते हैं, खाली प्री पेमेंट बोल दूं या प्रीपेड एक्सपेंस बोलूं, क्या बोलूं, डिसाइड कर लो आज। सही कह रहे हैं भाई, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं खाली प्री पेमेंट्स बोला करूंगा। जी सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक साथ है। प्री पेमेंट समय लगी, एसेट क्यों बनाया है, डेबिट की क्यों किया, समय लग गया। क्रेडिट किसे करूं, को बताएगा, कैश को क्रेडिट करना इस एक्सपेंस में शामिल है। तो इसलिए ना यहाँ पे एक्सपेंस क्रेडिट करते हैं और कैश क्रेडिट नहीं करते, यही बताने के लिए मैं इधर आया हूँ। क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है प्रीपेमेंट पैसे गए होंगे, और भाई जब पैसे गए थे तब ये एंट्री बनाई थी, अब आप ईयर एंड पे खड़े होके ये एंट्री बना रहे हैं, इससे क्या होगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा। एक्सपेंस को क्रेडिट करने का मतलब क्या है, एक्सपेंस कम कर दिया आपने, आप उसको सही जगह पे ले आए, आपने कहा यार वो जो एसेट है उसको एसेट में ले जाओ। तो ये काम आप करते हैं प्री पेमेंट की, ईयर एंड की, ये डबल एंट्री होती है। सर ये एक्सपेंसेस इसी की वजह से कम है ना जी, ये प्री पेमेंट्स की वजह जी, क्या ये बात क्लियर है। एक भाई ने पूछा है कि सर प्री पेमेंट की वजह से एक्सपेंस कम हुआ है, यस, लेकिन कम पता क्यों हुआ है, क्योंकि ये प्री पेमेंट आपने इसे एक्सपेंस में लिख दिया था, जो पहले दिन से ही नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है कि जब पे कर रहे होते हैं तो तब हम बॉदर नहीं कर रहे होते, हम एक्सपेंस टू कैश कर रहे होते हैं। ये रेंट पे आके फिर हम कहते हैं ओ चेक करना प्री पेमेंट कितनी है, फिर हम एक्सपेंस को एडजस्ट करते हैं ताकि सही हो जाए। समझ लगी, कंफर्म है बॉय, समझ लगी। उससे वाली सरकार मुझे बताओ क्या आप बोला है मैंने, क्या अभी तक की अंडरस्टैंडिंग क्या है। कि जब हम एक्सपेंस को पे करते हैं एडवांस में, तो उसी वक्त इससे उस वक्त से एज इट इज ये बुक करना है, क्या एंट्री पास करके करना है, मतलब जितना एक्सपेंस पे किया है वो उसे डेबिट करना है, और जितनी कैश गया है हाँ वो क्रेडिट हो जाए। और ईयर एंड पे सिर्फ वो जो इस साल को एट्रीब्यूटेबल उस एक्सपेंस को डेबिट रहने देना, बाकी क्रेडिट कर देना, और उसके जो उसके अपोजिट प्री पेमेंट्स को डेबिट करना। जी सर, बिल्कुल ठीक अंडरस्टैंडिंग, शाबाश। यहाँ तक सारे साथ हैं, कोई हल्की सी टेंशन है। देखो पता क्या होता है स्टूडेंट, मैं सोच रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर एंगल को कवर करूँ, लेकिन फिर भी आपके माइंड में ना एक कन्फ्यूजन रह सकती है। आप पूछें कि यार सर मुझे नहीं समझ आ रही, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, क्या मतलब, क्या वैल्यूज़ में लाएं, कुछ भी आपके माइंड में जो भी है पूछें, कुछ नहीं है माइंड में। पुत्र समझ लगी, पक्का। चलें फिर एक और एंट्री होती है ईयर एंड एडजस्टमेंट में। सर इधर लिखूं या इधर लिखूं, कहीं पे, चलो फिर इधर लिख रहा हूं मैं। ईयर एंड पे एक और एडजस्टमेंट होती है, ये भी ईयर एंड एडजस्टमेंट है भाई,
ये भी ईयर एंड एडजस्टमेंट है, ये भी आखिरी दिन ही खड़े होकर देखते हैं। इसको हम कहते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस या एक्रूअल्स। एक्रूड एक्सपेंसेस, जी सर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। इसको डिफाइन मैं बाद में करता हूं। ये मेरे भाई लायबिलिटी होती हैं आपकी। क्या होती हैं? लायबिलिटी। यानी कुछ एक्सपेंस ऐसा है जो अनपेड रह गया। अब खुद सोचो जरा, थोड़ी देर के लिए सोचो, जब आप पे कर रहे थे तो आप क्या डबल एंट्री बना रहे थे? एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश। इस एक्सपेंस में कोई 1, 2 माह, 3 माह इस साल के पे ही नहीं हुए, तो मेरे भाई ये एक्सपेंस शॉर्ट है या ज्यादा है? यानी आने चाहिए 12 माह के, लेकिन आपने 8 माह पे किए हुए हैं, 4 माह पे ही नहीं किए, तो इसका मतलब है 8 माह पे किए हुए हैं, तो एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश 8 माह का हुआ है ना, तो मुझे तो 12 माह का एक्सपेंस चाहिए। तो मुझे बताएं फिर अब जो अनपेड रह गए मैं उसका क्या करूं? तो आंसर है पूरे 12 माह का एक्सपेंस चार्ज करने के लिए मुझे एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो मुझे बताएं क्या डबल एंट्री बनाऊंगा? डेबिट किसे करूंगा? एक्सपेंस को। डेबिट किसे करूंगा? एक्सपेंस को। एक्सपेंस, अब सोचो जरा, 8 माह का पे हुआ था, 8 मंथ्स का चाहिए मुझे 12 माह का, तो कितने मंथ्स अनपेड है? तो फिर मुझे 4 माह का और बुक करना पड़ेगा ना। डन? और क्रेडिट क्या करूं जरा जल्दी से बताएं? एक्सपेंस पेएबल, जिसे एक्रूड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, एक्सपेंस पेएबल भी कहते हैं। समझ लगी? क्या बोलते हैं इसे? एक्रूड एक्सपेंसेस। लें जी, ये लें सर, ये डबल एंट्री बननी है, ये लें। अब मुझे बताएं कि एक लायबिलिटी है और एक एक्सपेंस है, किधर जाएगा? दोबारा समझा देता हूँ। अनपेड एक्सपेंसेस, तुमने एक्सपेंस नहीं पे किया, क्या डबल एंट्री होनी चाहिए? एक्सपेंस पे नहीं किया। हाँ, पता नहीं, एक्सपेंस क्रेडिट होगा और एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी हमारी डेबिट होगी। ठीक है, लायबिलिटी जब डेबिट होती है तो क्या होता है? लायबिलिटी कम होती है, ज़्यादा होती है? लायबिलिटी जब नहीं कम होती है। कम होती है। पक्का? कम होती है। तो आप लायबिलिटी कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? जब मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक्सपेंसेस पे नहीं हुए, तो ये तेरी लायबिलिटी बन गई है या तुमने लायबिलिटी कम करनी है? बनानी है। तो लायबिलिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेबल डेबिट और पक्का? और ये वो हमारे साल का एक्सपेंस है लेकिन हम पे नहीं कर पाए, तो एक्सपेंस है तो सही ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पे करना ज़रूरी है एक्सपेंस को बुक करने के लिए या उसका इनकर होना ज़रूरी है? इनकर होना ज़रूरी है। पे नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड है लेकिन पे नहीं हुए, तो एक्सपेंस बुक करना है, तो डेबिट क्या करूँगा? एक्सपेंस को बुक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट किसे करूँगा? और क्रेडिट किसे करूँगा? पे नहीं किया तो लायबिलिटी को, पेएबल को। डन है? अब आ जाओ इधर। प्री पेमेंट क्या होता है और एक्रूअल क्या होता है? इस पे बच्चों को मसला है, पहले ये समझाता हूँ। ये होते हैं एक्सपेंसेस जो इनकर हो गए हैं, यानी आपने एक चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। सपोज करें कि दिसंबर मेरा ईयर एंड है और दिसंबर का रेंट मैंने नहीं दिया, हालांकि पूरा दिसंबर में बिल्डिंग यूज़ कर चुका हूँ। तो यार जब मैं बिल्डिंग यूज़ कर चुका हूँ, मैं उसका फ़ायदा उठा चुका हूँ, तो मेरा एक्सपेंस तो बन गया ना दिसंबर का, तो एक्सपेंस इनकर्ड है। मैं चीज़ यूज़ कर चुका हूँ। तो आप रेंट को एग्जाम्पल बना लो, मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली, पूरा साल मैंने यूज़ की, दोस्त था, मैंने कहा यार अगले साल दूंगा रेंट। ये बात क्लियर है? दोस्त ने अंदाज़ा लगाया देगा या नहीं देगा, तो उसको पता था मेरा बड़ा भाई होता है दुबई, ये बात क्लियर है, वो साल बाद पैसे भेजता है, तो उसको पता है, तो उसको लग रहा है कि डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। उसने कहा चल यार ठीक है। मेरे भाई पूरा साल बिल्डिंग यूज़ कर ली है ना हमने, तो मेरे भाई एक्सपेंस तो हो गया है ना। एक्सपेंस क्या कब होता है? जब आप चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हो। तो मैंने पूरा साल बिल्डिंग को यूज़ किया, तो जब मैंने पूरा साल बिल्डिंग को यूज़ किया तो क्या हुआ? पूरा साल क्या बन गया? एक्सपेंस। लेकिन मैंने पे ही नहीं किया, एक्सपेंस इनकर हो गया, लेकिन मैंने पे नहीं किया, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? पेएबल बुक करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड होते हैं ये, बट नॉट येट पेड, बट नॉट येट पेड। तो बताएं डबल एंट्री एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेएबल समझ आ गई है? वॉइस समझ लग गई है? ये क्या होते हैं? प्री पेमेंट्स। बताएं जी प्री पेमेंट्स क्या होते हैं? जी सर, एसेट्स होते हैं। कैसे? एक्सपेंसेस पेड, जी सर, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट येट इनकर्ड, अभी इनकर नहीं हुए, इसका मतलब आपने चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाया अभी, बट नॉट येट इनकर्ड। ये तब है जब आप एडवांस में अगले साल का रेंट भी दे दें।
या अगले कुछ मंथ्स का, तो भाई एक्सपेंस तो नहीं है अगले साल का, पे कर दिया मैंने, तो एक्सपेंसेस पेड बट नॉट येट इनकर्ड है। तो जब मैंने पे किया था तो मैंने एक्सपेंस टू कैश किया था, इस एक्सपेंस में प्री पेमेंट भी शामिल है, तो मैंने एक्सपेंस को कम करके प्री पेमेंट बनाना होता है। तो ये 3 डबल एंट्रीज हैं जो एक्सपेंस में आप लोगों को हेल्प करेंगी। क्या ये बात क्लियर है? ओके। अब हम क्वेश्चन को डबल एंट्रीज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते होते हैं, लेकिन एक टी अकाउंट्स भी बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं हम लोग? टी अकाउंट भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तो अब मैं एक टी अकाउंट छोटा सा बनवाऊंगा। ये टी अकाउंट्स आप बड़ी जगहों पे देखेंगे मैं बना रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में बनाऊंगा, मैं एनपीओज में बनाऊंगा। तो मैं पहले दिनों में ये सिखा रहा हूँ कि ये बेसिक्स हैं, पीछे से आ रही हैं, पहले दिन ही सीख लोगे तो आगे चल के चीज़ें ईजी रहेंगी। बना दूँ? 3 मिनट रह गए हैं, या कल बनाना है? नहीं, इनकम नहीं समझा सकता। इसका अकाउंट बन सकता है अगर बनवाना है तो। बना दूँ? चलो, पढ़ने वाले लोग हो यार वैसे तुम लोग। ओके बच्चों, ये लें जी, ये बन गया एक एक्सपेंस का अकाउंट। यहाँ तक साथ है? अब एक्सपेंस से रिलेटेड आपने कई चीज़ें देख ली हैं, मैं अब आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा, तो ज़रा प्लीज़ देखना और मुझे बताना अगर कोई टेंशन है तो। स्टार्ट करें? चलें, मुझे बताएं, इस एंट्री को पोस्ट कर दें बस, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश। सर मैं कैश अकाउंट नहीं बना रहा, उधर मैंने कौन सा अकाउंट ओपन किया है? तो कोई भी एक्सपेंस की एंट्री इधर आनी है। ये बात क्लियर है? तो मेरे बच्चों एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर में एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो मुझे बताएं क्या करना चाहिए? इधर लिख दूं डेबिट साइड पे, तो क्या लिख दूं? कैश पेड ड्यूरिंग ईयर। ये लें कैश पेड ड्यूरिंग ईयर, ये लें सर, ये इधर आ गया। वैसे कैश ही लिखना चाहिए, मैं सिर्फ नरेशंस दे रहा हूं ताकि समझ आ जाए। कैश पेड ड्यूरिंग ईयर या एक्सपेंसेस पेड, यहां तक सारे साथ हैं? क्या है ये? एक्सपेंसेस पेड। लें सर, ये एक्सपेंसेस पेड आ गए, डन है। कैश पेड ड्यूरिंग ईयर आगे, कैश पेड ड्यूरिंग ईयर, मसले वाली बात तो नहीं है, टेंशन वाली बात तो नहीं है। चलें, अब मुझे बताएं कि इस डबल एंट्री को कहां पे पोस्ट करना है मैंने? एक्सपेंस के अकाउंट में। देखो मैं प्री पेमेंट अकाउंट नहीं बना रहा, मैं एक्सपेंस का अकाउंट बना रहा हूं। तो एक्सपेंस के अकाउंट में कहां पे? क्रेडिट साइड पे ना? पक्का बच्चे? टेंशन तो नहीं है ना? खान साहब, बॉय, लिख दूं इधर? फिर लिखूंगा क्या? मुझे बताइए, क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग है? प्री पेमेंट। और साथ में ईयर एंड लिखा नहीं था मैंने, इसीलिए इसी दिन के लिए तो लिखा था। ये क्या है? ईयर एंड एडजस्टमेंट है। ईयर एंड के बैलेंसेस क्लोजिंग होते हैं, ओपनिंग? तो ये प्री पेमेंट क्लोजिंग है या ओपनिंग है? क्लोजिंग है। तो इधर मैं लिख दूं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? सीडी बोलते हैं, कैरी डाउन बैलेंस। पक्का? मसला तो नहीं है? चलें, अब मुझे बताएं कि ये क्रूड एक्सपेंस की डबल एंट्री है, इसमें क्या करना है हमने? एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेएबल। मुझे बताएं एक्सपेंस के अकाउंट में कहां पे जाएगा? डेबिट साइड पे। पक्का? तो क्या लिखूं? एक्रूअल्स लिख दूं यहां पे या पेएबल्स? एक ही बात है। एक्रूड एक्सपेंस कुछ भी लिख दूं ना, तो मेरे भाई ओपनिंग है या क्लोजिंग है? सीडी बैलेंस। तो एक्रूअल्स का सीडी बैलेंस इधर आएगा। अब दूसरा तरीका सोच लो, मुझे बताएं एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस किधर आते हैं? उल्टे आते हैं। और लायबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंसेस किधर आते हैं? तो ये देखो, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। तो एंट्री से सोच लें या ऐसे सोच लें? मेरे भाई अगर इस साल की क्लोजिंग है तो ये अगले साल एक्सपेंस में क्या बनेंगे? इसी एक्सपेंस के अकाउंट में जाके ओपनिंग बनेंगे ना, और ओपनिंग बिल्कुल सीधे साइड पे आ जाते हैं। तो बताओ फिर, प्री पेमेंट का ओपनिंग इसी एक्सपेंस में इधर आना चाहिए, बीडी। तो जो साल के शुरू की प्री पेमेंट्स होती हैं वो इधर आती हैं, डन। तो साल के एक्रूअल्स किधर आएंगे फिर? ये लें सर, ये वो अकाउंट है जिसने आपकी जान नहीं छोड़नी पूरे के पूरे। किसमें? FAR 1 में। FAR 2 में भी आके कहीं नहीं बचेगा आपको। यहां तक साथ हैं? अब मुझे बताएं, जब मैं अकाउंट बैलेंस करूंगा ना, तो आपको पता क्या मिलेगा आप लोगों को? यहां से एक्सपेंस चार्ज फॉर द ईयर, यानी जो एक्सपेंस आपने चार्ज करना है इन P&L, एक्सपेंस चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये बैलेंसिंग अमाउंट आनी है इधर से। दिस वुड बी द बैलेंसिंग अमाउंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं? कल हम इसको लेके क्वेश्चंस करेंगे।
तो मैंने अभी तक फॉर्मेट्स पढ़ा दिए हैं ऑनलाइन वालों, फॉर्मेट्स आने चाहिए आप लोगों को। मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री पढ़ाई थी, विच इज़ डेबिट क्लोजिंग इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट एंड क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल। अब मैंने आज फॉर्मेट बैलेंस शीट का पढ़ाने के बाद ये 3 डबल एंट्री समझाई हैं और एक टी अकाउंट, ये सब पता होना चाहिए। मैं आप लोगों से सुन नहीं सकता, लेकिन कभी दिल करे ना तो फ़ोन करके मुझे सुना देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।